the first chapter which you have in your प्रोस इज द लास्ट लेसन. तो लास्ट लेसन की जो थीम्स है, देखिए बच्चा, हर एक चैप्टर में क्लास 12, एक बात याद रखना, देर इज नथिंग लाइक अ सिंगल थीम. देर आर डिफरेंट थीम्स दैट कैन बी देयर फ्रॉम अ सिंगल क्वेश्चन. तो ये आपका जो है पहला है कि लैंग्वेज हमारा जो है, हाउ इट इज इम्पोर्टेंट. यानी कि अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, तो इट कैन बी लैंग्वेज, इट कैन बी लिंग्विस्टिक चौविनिज्म. मतलब आपके पेपर में अगर क्वेश्चन आता है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एरिया, तो इट कैन बी लैंग्वेज, इट कैन बी लिंग्विस्टिक चौविनिज्म, यानी कि लैंग्वेज का इफेक्ट. सेकेंड इज, इट इज ऑल्सो अबाउट पेट्रियोटिज्म, योर नेशनलिज्म. हम अपने आप को किसी कंट्री का नेशनलिस्ट कैसे बोलते हैं? हाउ डू वी रिलेट? वी रिलेट इट थ्रू आवर कल्चर, वी रिलेट इट थ्रू आवर लैंग्वेज. तो जो मेन थीम है इसका वो है लैंग्वेज. जब हमारे लैंग्वेज को हमसे जबरदस्ती छीन लिया जाता, व्हेन इट इज स्नैच्ड, व्हाट इज द इमोशनल टर्मोइल वी टेक अप. सेकेंडली, इट इज ऑल्सो अबाउट द केयरलेसनेस ऑफ पीपल. हम क्या सोचते हैं, अरे ये चीज कहाँ जाएगी हमसे, दिस इज आर्स. एंड एज आई हैव बीन रिपीटेडली टेलिंग, एब्सेंस इज द बेस्ट प्रेजेंस. तो जब जो कोई चीज चली जाती है ना, तब हमें उसकी जो है वी कम अप विवेक. थर्ड इज, ये रहा यहाँ पे लिखा हुआ, देखिए, सिग्निफिकेंस ऑफ लैंग्वेज एंड लॉस ऑफ वंस नेटिव टंग. बिकॉज from the next day they were supposed to learn German, which was not their native language. तो उनको उस चीज का इंपॉर्टेंस नजर आया. दिस इज द थीम. In some of the question papers, even the theme that role of teacher, एम हेमल को लेकर रोल ऑफ टीचर भी पेपर के अंदर आया हूं. तो रोल ऑफ टीचर इज, एम हेमल वॉज अ वेरी डेडिकेटेड टीचर. He took pain for 40 years. He was there. He took all the pain to teach the language. But at times, he was also very lenient. At times, he was also very careless. जैसे वो छुट्टी दे देते थे. Sometimes he would ask the children to work, to water the plants, which is actually wrong. क्योंकि हम बच्चों के इंटरेस्ट को खत्म कर देते. तो वो एक है कि जब टीचर जो है, इफ द टीचर इज डेडिकेटेड, ही ब्रिंग्स इंटरेस्ट इन द स्टूडेंट्स. तो ये एक बार आपके पेपर में आया है. बट मेन इसका जो थीम है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ अवर लैंग्वेज और नेटिव टंग, दैट वन मस्ट वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर नेटिव टंग. सेकेंड चैप्टर आपका जो है लॉ स्प्रिंग. सिंपल, वेरी वेरी डायरेक्ट, क्योंकि इस चैप्टर का जो नेम है लॉ स्प्रिंग, आपका आगे जो पूरा है दैट इज डायरेक्टली गिविंग यू द मैसेज ऑफ चाइल्ड लेबर, द लॉस ऑफ चाइल्डहुड. एंड यहां पर उसने जो है कंट्रास्ट में दो अलग अलग स्टोरीज ली हैं. वन इज ऑफ साहिब आलम, हु वॉज अ, मतलब जो कि रेफ्यूजी था फ्रॉम बांग्लादेश, हु वॉज forced to work as a child labor, who was forced to forego his childhood because of his harsh conditions, because of the false promises. और जो दूसरा वाला है मुकेश, इट इज अबाउट द कास्ट स्टिग्मा. आपके पेपर में ये की वर्ड्स हैं क्लास 12. एंड प्लीज डू रिमेंबर, एक चीज आप लोग याद रखना, आई विल बी ऑल्सो पुटिंग दिस आफ्टर दिस थीम्स, कि कैसे आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है सारे क्वेश्चंस को. सो द सेकेंड वन इज अबाउट द कास्ट स्टिग्मा, कि लोअर कास्ट में पैदा हुए थे. जैसे हमारे सेकेंड वाली बुक में लास्ट वाला चैप्टर है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, जिसमें बामा वाला है. तो बिलोंगिंग टू अ discriminated caste or lower caste also spoils the dreams of people जिनको forcefully they have to work on the as a child labor.
right? Second is the lack of apathy या lack of understanding by the authorities. बहुत बार पेपर में इस चैप्टर के लिए आया हुआ है. Even in your book also the theme and sub theme is given. So this is about the lack of understanding by the authorities. Those who claim, जो politicians हैं, authorities हैं, NGOs हैं, they claim that they are taking the, मतलब इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको टैकल करने की कोशिश करते हैं, बट दे आर ऑल ब्लैंक, ब्लीक, दे आर ऑल फेक. एक क्वेश्चन आया था पेपर के अंदर, दैट promises made to them are bleak, promises like mine made to them are bleak in their bleak world. यानी कि बिल्कुल मतलब कि जिसको हम कहते हैं ना खोखला, खोखले प्रोमिसेस होते हैं, यानी कि फेक प्रोमिसेस. They are given the promises that they would be provided with all the amenities like health, education, hygiene, but hardly these areas are looked. और जो सेकंड वाला है दैट इज अबाउट मुकेश, जो कि ड्रीम करता है टू बिकम अ मोटर मैकेनिक. ही डज नॉट वांट टू फॉलो हिज ट्रेडिशन, लेकिन दे ऑल आर, वहां पे जितने भी लोग हैं मुकेश के जैसे, दे आर फोर्स टू फॉलो देयर ट्रेडिशन बिकॉज ऑफ द स्टिग्मा ऑफ देयर कास्ट. पेपर के अंदर ये वाला जो वर्ड है, स्टिग्मा ऑफ देयर कास्ट, इट हैज बीन इन द पेपर. इसका थीम ये है, राइट? द थर्ड इज अगेन अ डायरेक्ट डीप वाटर. इट्स अ पर्सनल एक्सपीरियंस. एक बार क्वेश्चन आया था, एक टाइम ऐसा था हमारे सीबीएसई में, एक वर्ड होता था, आजकल हम उसको कॉम्पिटेंसी बेस्ड बोलते हैं, उस वक्त उनको हम वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस बोलते थे. दे वर कॉल्ड एज वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस. सो दैट टाइम देयर वाज अ क्वेश्चन दैट राइट अबाउट एनी वन whom you know, किसी के बारे में आप जिसको आप जानते हो, किसी भी सेलिब्रिटी हो, आपका फ्रेंड हो, आपकी कुछ कोई भी हो, द पर्सन हु हैड ओवरकम हिज और हर फियर, बिकॉज दिस इज अ पर्सनल एक्सपीरियंस. ये उनका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस. सेकेंडली, द चैप्टर ऑल्सो थ्रोज लाइट ऑन बुलिंग. किसी को चिढ़ाना, किसी को बिना मतलब के तंग करना, टीस करना. Like in this chapter, when he was a small boy, Douglas was teased, bullied by a big bruiser kind of boy. एक हट्टे कट्टे बच्चे ने उसका मजाक उड़ाया था और मजाक में ही उसको पानी में डाल दिया था, which gave him nearly a death-like experience. और उस death-like experience की वजह से he had completely lost the confidence. और जैसे हम लोग कहते हैं कि किसी भी चीज को खोने के बाद उसको वापस लाना, दैट इज अ वेरी बिग टास्क. So the chapter revolves around overcoming the fear and overcoming the self doubt. अपने ऊपर जो कॉन्फिडेंस था वो उसका खत्म हो गया. Secondly, the chapter is also all about his personal experience. इसमें क्वेश्चन आपके आ सकता है कि what were the series of series that he had overcome, he had faced. तो आपको वो वाला बताना है, जब वो पानी में गिर गया था उसके बाद वो कैसे डर गया था. Then how he had built up a strategy to come like a cork, but how he could not come and he fainted. वहां तक का सारा लिखना. The next theme can be, which was जैसे मैंने आपको बताया कि देयर वाज पहले आता था आपके वैल्यू बेस, उसके अंदर जो लास्ट में एक आपके कोटेशन दिया हुआ है प्रेसिडेंट रूजवेल्ट का, द ऑल वी हैव टू ओवरकम इज द फियर इटसेल्फ. वो वाला लाइन देखकर एक्सप्लेन इट इन रेफरेंस टू द चैप्टर डीप वाटर लिखा हुआ था. सो दैट इज अबाउट हम किस चीज से डरते हैं.
यू हैव सीन दैट एड, डर के आगे जीत। सेम थिंग, when we always scare, we are always scared, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, we are never able to put our foot ahead, हम आगे नहीं आ पाते। बट विलियम डगलास जो है, he was determined to overcome his fear, therefore through perseverance, मतलब लगातार कोशिश, perseverance is लगातार कोशिश, अनटायरिंग एफर्ट्स। और ये जो वर्ड्स है ना जिसको मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं, दे आर ऑल इन द क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस में आपको दिख सकते हैं। सो विद हिज continuous efforts, he was able to overcome that fear. This is the third chapter, deep water. Next, rat trap. इसमें एक आध बार ना इन द आरटीसी, मतलब इस वाले क्वेश्चन में से आई हैव सीन मोर क्वेश्चंस इन द आरटीसी फॉर्म, द नेम ऑफ द राइटर हैज बीन देयर, आई डोंट नो व्हाई बट इट हैज बीन देयर, सेल्मा लागोफ। दिस इज ऑल अबाउट पीपल, generosity, then why people certain times become negative, the rat trap, justify the title, the rat trap. तो रैट ट्रैप इज समथिंग वेयर यू आर ट्रैप, हम लोग अपनी ही सोच में ट्रैप हो जाते हैं। इट इज अ मेटाफॉर। हाउ इज द रैट ट्रैप अ मेटाफॉर ऑन द वर्ल्ड? अगर ये क्वेश्चन जस्टिफाई में आता है या फिर ऐसे आएगा, दोनों का सेम आंसर आपका रहेगा। रिमेंबर इट। यू आर नॉट रिमेम्बरिंग, प्लीज वॉच दिस वीडियो वंस अगेन। याद रखना, इस वाले चैप्टर में अगर जस्टिफाई द टाइटल द रैट ट्रैप, या द हाउ इज द मेटाफॉर ऑफ द रैट ट्रैप इज द मेटाफॉर फॉर द वर्ल्ड, दैट वी ऑल आर समवेयर ट्रैप्ड। और जब हम ट्रैप हो जाते हैं तो सर्टेन टाइम्स वी इवन कमिट रॉन्ग थिंग्स। Secondly, it is about kindness. It is all about compassion. जो मैं वर्ड लिख रही हूं, they are all in the, they may be there in the questions. Edla's compassionate nature was the reason for the change in the peddler. Edla's compassionate nature was a change in peddler's nature. So that is because Edla जो थी, she had understood that this man was perhaps either he was running away from the police, या फिर he may have stolen something. दोनों ही मैटर में she could have handed over him to the police, वो उसको पुलिस में दे सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने उसकी उस मजबूरी को समझा। She understood his constraints, his restraints, यानी कि उसने उसके उस परेशानियों को समझा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। एंड अल्टीमेटली शी वॉज काइंड टू हिम, शी ट्रीटेड हिम लाइक अ कैप्टन, क्योंकि उसके फादर उसको कैप्टन बना के लाए थे, इसलिए उसने उसको वो पूरी इज्जत दी। शी डिड नॉट इंसल्ट हिम इवन आफ्टर नोइंग द ट्रुथ, एंड दैट मेड द peddler realize his mistake and he changed into a good man. चैप्टर का थीम कंपैशन, जेनरोसिटी, द ट्रैप ऑफ द वर्ल्ड, एंड ऑल्सो why did या how did the peddler finally change his ways? आपके एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है, राइट right? ये इसके सारे इंपॉर्टेंट है। हाउ डिड ही चेंज, देन व्हाट इज द थीम, यानी कि ह्यूमन नेचर। इट इज अबाउट एम्पैथी, इट इज ऑल अबाउट कंपैशन। मतलब आप अपने क्वेश्चन के अंदर ये सारे वर्ड्स देख सकते हो, आपको मिल सकता है। इंडिगो,
not about history. It's not about history. It is about Gandhian principles. It is all about a good leader. हम लोग बीएसटी में क्या पढ़ते हैं? हु इज लीडर? हु गाइड्स यू विद हिज ओन एक्शंस, जो अपने एक्शन से आपको गाइड करता है. द वन हु डजंट कमांड यू, जो आपको कमांड नहीं कर रहा आपको ऐसे करना, वो खुद करके दिखाता है. इट इज ऑल अबाउट सोशल जस्टिस, हाउ पीसफुल प्रोटेस्ट, सत्याग्रह, negotiations shaped up the Indian history, how it is very important. जरूरी नहीं है कि हमेशा हमें लड़ना है. Sometimes negotiations can also be helpful. It is all about belief on oneself, that is self reliance, determination and empowerment of common people. सारे themes मैंने लिखे हुए हैं इसमें. Everything is written in this. Everything. The chapter revolves around गांधी, सॉरी, सबसे पहले आपका राजकुमार शुक्ला. उनके लिए डिटर्मिनेशन वर्ड आएगा आपके. उनके लिए टेनेसिटी वर्ड आ सकता है. मतलब ही वॉज, वाई ही वॉज कॉल्ड एज अ रेजोल्यूट, क्योंकि वो गांधी जी से मिलने के लिए अड़े रहे थे. सेकेंड, इट इज अबाउट सोशल जस्टिस. अगर हम कहते हैं तो व्हेन गांधी जी विजिटेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हाउस, there the servants had taught him to be a peasant and untouchable, जो सोशल इनजस्टिस उस वक्त में प्रिवेल करता था. द थर्ड इज अबाउट गांधी जी वे ऑफ डीलिंग एनी प्रॉब्लम. जो लॉयर्स थे दे वर चार्जिंग हाई मनी, बट जो गांधी जी थे ही टुक द मैटर इनटू हिज ओन हैंड. पीसफुली he tried to negotiate with the authorities, and when he was produced in the court, there also he showed his way in a peaceful manner that he was supporting humanity, not, he was not breaking any law, जो डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ ड्यूटी वाला क्वेश्चन है. देन उन्होंने जिस तरीके से इसको डील किया, तो जो लॉयर्स जो कि पैसा ले रहे थे, दोज हु वर चार्जिंग हाई मनी, उनको समझ आया दैट अ गुड लीडर इज द वन हु लीड्स, एंड दे आल्सो वर रेडी टू गो टू जेल अलोंग विद गांधी जी. गांधी जी की सोच ने उनके सोच को भी चेंज कर दिया. देन इट इज ऑल अबाउट एम्पावरमेंट एंड सेल्फ रिलायंस. जो वहां पे पीजेंट्स थे जिनको फोर्स किया जाता था उस, मतलब कि फॉर द शेयर क्रॉपिंग, दे अंडरस्टूड दैट दे आल्सो हैड सर्टेन राइट्स. दे कुड आल्सो बिलीव ऑन देमसेल्व्स. दे कुड बिकम कोऑपरेटिव टुगेदर, एंड दे कुड रेज देयर वॉइस पीसफुली. और उस वजह से उनकी वो जीत हुई थी. देन सेल्फ रिलायंस में एक चीज और भी है जो थीम के अंदर है. वो ये है कि व्हेन पीपल आस्क गांधी जी टू टेक हेल्प ऑफ एंड्रयूज, वो जो इंग्लिश मैन था जो कि गांधी जी का फ्रेंड था, गांधी जी रिफ्यूज बिकॉज ही वांटेड इंडियंस टू हैव सेल्फ रिलायंस. उनको खुद पे भरोसा होना चाहिए, किसी और को अपना सहारा नहीं बनाना चाहिए. द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द सोशल इनडिफरेंस. वहां पर जो था, दैट इज वहां की जो कंडीशन था जिसको गांधी जी ने सुधारने की कोशिश की थी, बाय कॉलिंग हिज सन, हिज वाइफ, हिज डिसिपल, एंड ऑल्सो बाय negotiating with the authorities by opening the schools and health. ये उसके सारे थीम्स हैं. बहुत सारे हैं, सारे लिखे हैं मैंने इसमें. The next, what you all were eagerly waiting for, poets and pancakes. What are the main themes? पहली बात तो आई हैड, जब अभी मैंने चैप्टर को समझाया था, पोएट्स एंड पैनकेक्स ये दो डिफरेंट वर्ड्स हैं. तो पोएट्स हेयर इज अबाउट द पीपल हु आर एसोसिएटेड, जो वहां पर कॉफी टेबल पे बैठते थे. वहां स्टीफन स्पेंडर आया था. इट इज ऑल अबाउट हाउ दे वर एसोसिएटेड. एंड पैनकेक इज अबाउट द material which was used over there.
हाउ दीज थिंग्स शेप्ड अप द एंटायर स्टूडियो। बाकी इसमें द वर्किंग डायनामिक्स ऑफ फिल्म इंडस्ट्री, जो वहां पे काम करते हैं, तो उसने छोटी छोटी चीजें बताई हैं। उसने मजाक में बताया लेकिन छोटी छोटी चीजें बताई हैं। लाइक उसने मेकअप के बारे में बताया कि मेकअप कितना इंपॉर्टेंट है, एंड हाउ मेकअप कुड चेंज अ मॉन्स्टर इनटू अ हीरो एंड हीरो इनटू अ मॉन्स्टर। हाउ मेकअप हैड इंटीग्रेटेड द पीपल ऑफ इंडिया, दोज हु आर वर्किंग ओवर देयर, कहाँ दूर दूर से वहां पर लोग आते थे। इट इज अबाउट द कंट्रास्ट बिटवीन द ग्लैमर एंड वर्सेस रियलिटी, मतलब अच्छा भला दिखने वाला इंसान भी राक्षस दिखता है। How it changes. The Western influence on Indian cinema, the coming up of Stephen Spender, and the dress that was wore by the lawyer. मतलब धीरे धीरे वहां पर वेस्टर्न इन्फ्लुएंस था। देन द सेटायर ऑन प्रैक्टिसेस एंड क्रिएटिव स्ट्रगल, लोग वहां आते थे लेकिन दे कुड नॉट बिकम व्हाट दे वांटेड टू। कभी कभी ऑफिस बॉय के जैसे उन लोगों को ऑफिस बॉय बनकर रह जाना पड़ता था। दो दे वर क्रिएटिव, दे वांटेड टू बिकम समथिंग, लेकिन ऐसा नहीं हुआ होता था। नॉट एवरी वन गॉट द चांस टू कम एट द टॉप। तो ये इसके डिफरेंट थीम्स है। The next is interview. In interview, you don't have many events as asked by students. इसमें events है ही नहीं। इंटरव्यू आपका जो है दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक हिस्सा हमारा सिर्फ ये बताता है इंटरव्यू होता क्या है। इंटरव्यू को कुछ सेलिब्रिटीज, कुछ ऑथर्स, कुछ राइटर्स जो हैं वो उसको बहुत नापसंद करते हैं। दे डिस्पाइज द इंटरव्यू। It is unethical according to certain people, but interview is the only medium through which we are able to know about our celebrities. आजकल इंटरव्यू का जो फ्लिप साइड है वो है पॉडकास्ट। आप पॉडकास्ट देखो, उसमें कई लोग अपने बारे में बताते हैं। वो अलग बात है कि वो बहुत एग्जैजरेट करके बताते हैं। वो पीछे म्यूजिक चलता है, ऐसा रोता हुआ म्यूजिक कि वो पैदा हुए थे तो उनके पास कपड़े नहीं थे, उनके पास बर्तन नहीं थे, फिर वो कितनी उन्हें स्ट्रगल की। दैट इज हाउ द थिंग्स आर ब्रॉट इन। बट इंटरव्यू जो है दैट टेल्स यू अबाउट द स्ट्रगल्स ऑफ द पीपल whom यू फॉलो। आप सबका इंटरव्यू तो नहीं देखोगे ना, आप उसी का इंटरव्यू देखोगे जिसको आप फॉलो करते हो। तो पहला पोर्शन हमारा है द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरव्यू इन जर्नलिज्म। पहला पोर्शन हमारा क्या है? द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरव्यू इन जर्नलिज्म। तो उसको उन्होंने जो है अलग अलग एस्पेक्ट में बताया है कि कुछ लोगों का मानना है, जैसे प्रिमिटिव लोग मानते थे फोटोज नहीं खींचनी चाहिए बिकॉज दैट इज लाइक यू आर कैप्चरिंग द सोल, तो दैट इज अनएथिकल। सिमिलरली मेनी ऑफ द सेलिब्रिटीज ऑल्सो डिस्पाइज इंटरव्यू अनएथिकल। उनका भी मानना था वो अनएथिकल है, और उसके लिए उन्होंने सॉल बेलो एंड अदर जो आपके जाने माने राइटर्स हैं उनका उन्होंने नाम दिया है कि ये जो लोग हैं इन द, जो मेन मेरा ये वाला जो था चैप्टर है, जो 1 पेज वाला रिवीजन, उसके अंदर मैंने डाला हुआ ये सारा। दे यूज टू डिस्पाइज इन बीइंग इंटरव्यू। जब उनको इंटरव्यू करते थे तो किसी का मानना था वो एकदम जैसे आपको सफोकेट कर रहा है, इट इज जस्ट लाइक सफोकेटिंग यू, पुटिंग यू इनटू डेथ, आपको मारने के बराबर है। तो कुछ लोगों का मानना था इट इज अनवारंटेड इंट्रूजन इनटू योर प्राइवेट लाइफ। कुछ लोगों का मानना है कि बिना परमिशन के आपके पर्सनल लाइफ के अंदर घुसपैठ करने वाली बात होती। और कुछ लोगों का मानना था कि देयर वाज नो राइट ऑफ द जर्नलिस्ट टू आस्क सच क्वेश्चंस। ये उन्होंने लिया है। अगर बाय चांस आपको नाम नहीं याद आते हैं क्लास 12, इट्स वेरी डिफिकल्ट, नॉट एवरीवन इज एबल टू। अगर आप रुडयार्ड किपलिंग, सॉल बेलो, एक दो में भी नाम याद रखोगे तो इट इज गुड। नहीं आता है तो आप जनरल में एक जनरलाइज करके आंसर लिखेंगे दैट सम felt it was equivalent to suffocation, windpipe, उसको नहीं, thumbprint on your windpipe. Some felt it was unwarranted intrusion into your private lives.
यानी कि आपको परमिशन नहीं है फिर भी आप पूछ रहे हो। फिर उसके बाद उसने कहा है कि इतना जो लोग नफरत करते थे ना, उनमें से कुछ लोगों ने बाद में खुद दूसरों का इंटरव्यू किया था। क्यों किया था? बिकॉज इंटरव्यू इज द मोस्ट पावरफुल टूल ऑफ जर्नलिज्म। उसने उस चीज को ऐसे एंड किया है कि जर्नलिज्म का वो सबसे पावरफुल टूल है। इट इज थ्रू इंटरव्यू वी कम इनटू द intrusive perspectives of celebrities. It is through interview. That is why the interviewer has an unprecedented position in the field of journalism. एंड में ये दिया हुआ आपकी बुक में, द इंटरव्यूअर हैज एन अनप्रेसिडेंट पोजिशन। अनप्रेसिडेंट मतलब जिसको कोई जीत नहीं सकता, विच कैन नॉट बी taken by anyone. Why? Because only through interviews we bring out the truth and perspectives of celebrities. आपको इतना ही आंसर लिखना है इसका। इट विल बी कमिंग ओनली इन द टू मार्कर। इंपॉर्टेंस आता है तो आपको पूरा लिखना है, लेकिन अगर आपका टू मार्कर में आता है कि व्हाई डज एन इंटरव्यू हैव एन unprecedented position in the field of journalism, because it is only through the interview we come to know about our famous celebrities and we come to know about the truth. So this is the first part. Second part is all about Umberto Eco. Umberto Eco कौन थे? Umberto Eco is a very famous writer. और उस वक्त जब मुकुंद पद्मनाभन ने उनका इंटरव्यू लिया था, उनकी एक बुक आई थी which was very famous, which became the bestseller, The Name of the Roses. So he had gone to find out कि what was the mystery behind. तो उसने तीन चार क्वेश्चंस पूछे थे। पहला क्वेश्चन था कि हाउ डिड ही फाइंड दिस मच ऑफ टाइम। उसके लिए उन्होंने आंसर दिया था ही यूजेस द इंटरसिट्स। और ये पेपर में कई 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 बार आता है। व्हाट इज दैट इंटरसिट ही स्पीक्स अबाउट? मतलब इन बिटवीन टाइम, आपके दो काम के बीच में जो टाइम होता है, उसको भी ही सेड ही डजंट वेस्ट अ सिंगल मोमेंट, वेर एवर ही फाइंड्स अ टाइम ही यूजेस इट। इसका सिंपल आंसर यही है क्लास 12। जहां पर भी उनको टाइम मिलता है दो काम के बीच में, वो उसको यूज करते हैं फॉर राइटिंग। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट वाज हिज स्टाइल ऑफ राइटिंग। वो किस स्टाइल को यूज करते हैं? कोई स्टोरी टेलिंग करते हैं, कोई नरेट करते हैं, कोई मतलब कि क्वेश्चन आंसर्स कॉन्वर्जेशन में यूज करते हैं, तो उनका था नरेशन, जो उन्होंने अपने डॉक्टरेट के लिए भी यूज किया। तीसरा उन्होंने पूछा है कि व्हाट वाज द मिस्ट्री बिहाइंड द सक्सेस ऑफ दिस स्टोरी ऑफ दिस बुक। तो उसके लिए उन्होंने जो है बोला है इट इज अ मिस्ट्री बिकॉज जब उन्होंने उस बुक को लिखा था तो इट वाज अज्यूम्ड कि ये जो बुक है इट विल नॉट बी सोल्ड इवन मोर देन 3000 कॉपीज, बट इट बिकेम द बेस्ट सेलर। तो उसकी वजह वो कहते हैं हो सकता है द टाइम पीरियड, नॉट द टाइम क्लास 12, टाइम पीरियड। हो सकता है वही बुक 10 साल पहले या 10 साल बाद होती तो शायद वो इतनी हिट नहीं होती। इसका एक बहुत ही मतलब कि करंट एग्जाम्पल है। अभी एक मूवी आई थी, आई थिंक सनम तेरी कसम। दिस मूवी व्हेन इट वाज रिलीज्ड अर्लियर इट वाज अ फ्लॉप, बट नाउ इट क्रॉस्ड। तो व्हाई? व्हाट इज दैट? टाइम पीरियड। उस वक्त लोगों को पसंद नहीं आई थी, आपकी लोगों को पसंद आ गई। दिस इज टाइम पीरियड। मतलब कुछ चीजें एक पर्टिकुलर टाइम में बहुत हिट हो जाती। तो इसमें सिर्फ ये दो ही हिस्से हैं। पहला आपका है इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरव्यू, इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरव्यूअर, और दूसरा आपका है प्रॉपर इंटरव्यू ऑफ अम्बर्टो इको। द लास्ट चैप्टर इन फ्लेमिंगो इज गोइंग प्लेसेस। इसका आपको थीम आ सकता है, ये चैप्टर थीम बेस्ड ही है। You can expect RTC from Indigo. You can expect RTC from Poets and Pancakes. Even from last lesson, it has come once or twice. Deep water से you can expect a direct question. Rat trap से RTC and question दोनों आए हैं, but छोटे वाले question आ सकते हैं. Going places basically theme ही है. Going places पूरा chapter ही theme ही है. तो theme I have already written. सबसे पहला थीम जो पेपर में आया हुआ है, फैंटेसी। फैंटेसी
जो पहली थीम हमारे पेपर में आई थी वो है फैंटेसी, यानी कि एक मतलब एक ऐसी दुनिया में रहना, इमेजिनेटिव दुनिया में रहना, जहां हमें लगता है एवरीथिंग इज गोइंग टू बी अकॉर्डिंग टू अस। जो टीन एज में इट इज अ कॉमन प्रोसेस। टीनेजर्स हैव दिस, इसीलिए हम उसको टीनेज को हमेशा फैंटेसी से, एडोलेसेंस को फैंटेसी से हमेशा एसोसिएट करते हैं, बिकॉज दैट इज अ टाइम व्हेन द चिल्ड्रन लिव इन एन इमेजिनेटिव वर्ल्ड। बचपन में तो वो अपने पेरेंट्स के अंडर होते हैं, बड़े होकर तो उनको जीना ही पड़ता है, लेकिन दैट इज द टाइम व्हेन दे कम इन द फैंटेसी वर्ल्ड। So this is about the problems of adolescents when they have the dreams। उनके उनके सामने बहुत सारे ड्रीम्स हैं, आप सबके होंगे। आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो ये सोचता होगा कि मैं जो हूँ 4 साल बाद घर में बैठूं। एवरी वन माइट बी हैविंग सम ड्रीम्स, एवरी वन। चाहे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, बट यू माइट बी हैविंग सम ड्रीम। एंड दिस इज अ पीरियड व्हेन यू फील दीज ड्रीम्स आर इजी टू फुलफिल। इनको पाना जो है वो बहुत ही आसान है, और दैट इज वेयर फैंटेसी कम्स। हमें लगता है अरे क्या है ये, टीचर्स क्यों बोलती हैं, हमारे पेरेंट्स इतना क्यों बोलते हैं भाई, सब हो जाएगा, देखो मेरे कितने परसेंटेज आ रहे हैं, 90% आ रहे हैं, मुझे क्या जरूरत है किसी चीज की। बट वेन यू फेस द हार्श रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड, देन वी अंडरस्टैंड कि क्यों हमारे पीछे हिरन के सींग लेकर हमारे पेरेंट्स और टीचर्स पढ़ते थे, लेकिन वो पीरियड बाद में आता। So this is the period when we live in fantasy. This is about the contrast between the reality and illusion. Reality क्या थी? सोफी एंड जैंसी दोनों जो है गरीब थे। They belong to a poor family जहां they were destined to work in a biscuit factory just after their school. स्कूल के बाद उनको कॉलेज नहीं जाना था, उनको काम करना था। दे हैड टू सपोर्ट देयर फैमिली। लाइक सोफी का जो बड़ा ब्रदर था, ही वॉज ऑल्सो सपोर्टिंग हिज फैमिली। वो भी वो भी एक जगह पे काम कर रहा था एज अप्रेंटिस। तो दिस इज द रियलिटी। लेकिन इल्यूजन क्या था? इल्यूजन था सोफी के फैंटेसीज। जिसको लगता था कि शी वुड बिकम द ओनर ऑफ अ बुटीक, she would become the manager or perhaps an actress। उसको लगता था to achieve all those is very easy। So that is the contrast between the reality and illusion। reality में they were poor, but she wanted to be ultra rich। The third is the class limitations and escapism। तो social class, Sophie belonged to poor family, so she had limited choice। she could not do what she wanted to। उसके पापा के पास इतने पैसे नहीं थे। एंड एस्केपिज्म इज, वो अपनी इस गरीबी से भागना चाहती थी। she did not want to face her mother who was working so hard। she did not like to work like her father who was working in a factory। she did not want to work like her brother। उसको लगता था उसका brother is very handsome, he should have a good life, she should have a good life। so she wanted to escape from the reality। तो वो अपने लिए एक कहानी बनाती थी, और उस कहानी में वो उन हर एक इंसान को इन्वॉल्व करती थी जिसको वो पसंद करती थी। लाइक इन हर फैंटेसी शी इन्वॉल्व हर ब्रदर, जिसके साथ वो येलो कपड़े पहनकर जा रही है व्हेन शी इज वेलकम बाय पीपल। इन हर फैंटेसी शी ड्रीम्स अबाउट डैनी कैसी, अ फुटबॉल प्लेयर जो कि बहुत फेमस है। शी ऑल्सो वॉन्ट्स टू बिकम फेमस। उसको मीट कर रही है, उसके साथ वो घूम रही है। तो शी weaves all these fantasies। So the chapter is all about adolescence and fantasies। It is all about the contrast between reality and illusion also। मतलब ये वर्ड्स हैं, आपके की वर्ड्स हैं। Now I'm moving to the last, that is the poem। पोएम्स में थीम्स का हमेशा ही आपका चाहे आरटीसी हो या 2 मार्कर हो या 5 मार्कर हो,
यू कैन ऑलवेज, चैप्टर्स में तो सिर्फ कुछ चैप्टर्स होते हैं जो हम थीम को लेकर चलते हैं, बट इन द पोएम इट इज ऑलवेज फर्स्ट ऑफ ऑल द थीम ओनली। हम पहले थीम लेते हैं, फिर मैसेज लेते हैं, पोएटिक डिवाइसेस लेते हैं, उसके बाद ही हमारा चैप्टर जो पोएम है उसका एक्सप्लेनेशन होता है। सो द फर्स्ट चैप्टर, और ये पोएम्स में पांचों पोएम्स के आपके जो राइटर्स, सॉरी जो पोएट्स हैं, उनका नाम आपको बाय हार्ट होना है विद गुड स्पेलिंग्स। स्पेलिंग्स में गलतियां नहीं करोगे। डीप वाटर में आपको विलियम डगलास का याद रखना है। अनीस जंग, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। देन इंडिगो, लुइस फिस्चर, दैट्स आल्सो मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स इन द ऑप्शनल ऑप्शन क्वेश्चन में आता है। बट रैट ट्रैप का याद रख लेना, कई बार क्वेश्चन आया हुआ। बट पोएम्स के तो आपको लर्न करने ही करने। इवन इफ देर इज अ 2 मार्कर क्वेश्चन, इवन इफ इट इज अ 5 मार्कर क्वेश्चन, पोएट का नाम आपको लिखना ही लिखना है। दैट्स अ मस्ट। Now, the first poem, My Mother at 66, is about the emotional turmoil, the emotions of a daughter watching her mother becoming old. Pehla. Second, it is about the inevitability of age and death, because old age is associated with death. ये इसके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कहीं पर भी हो ये पॉइंट्स आपके आएंगे ही आएंगे। It is about the poetess who is going back, who is having the fear that she may not be able to see her mother once again. Since her mother is old, she is looking very weak, she is looking very pale. इस पोयम से मदर्स कंपैरिजन, like an like a corpse, then winter's moon, ये वाला, then repetition of the word smile and smile का significance, ये वाला बहुत ही ज्यादा रिपीटेड रहा। then the contrast between the scenery inside the car, जहां एकदम साइलेंस है, डेथ है, एंड बाहर जहां लाइफ है। the symbolism of youth, यानी कि यंग ट्री स्प्रिंटिंग। ये ये इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं विच यू मे बी हैविंग इन द 2 मार्क। द सेकेंड इज कीपिंग क्वाइट, इंट्रोस्पेक्शन। कीपिंग क्वाइट इज सिंपली, इन अनदर वे, इंट्रोस्पेक्शन एंड रेट्रोस्पेक्शन। आपका जो है इसको हम बोल सकते हैं इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ एंड रेट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ। अपने से पूछो, पीछे जाकर देखो। री रेट्रोस्पेक्ट मतलब गो बैक एंड सी व्हाट इज द हार्म यू हैव डन। तो दिस इज अबाउट नेचर, how humans are destroying the nature's solace, joy, how a clock, क्लॉक के अंदर कितनी है आपके पास, 12, एंड व्हाट ही सेज इज जस्ट एक बार ये जो सुई है ये 12 से वापस 12 में आए, उतनी देर चुप रहकर देखो। यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज अ पेन। जब आप बिल्कुल खामोश हो तो यू विल अंडरस्टैंड, यू विल आस्क द क्वेश्चन। तो इसमें सिग्निफिकेंस ऑफ द लेटर 12, मतलब 12 यहां पर क्यों लिखा है, बिकॉज 12 रिप्रेजेंट्स द कैलेंडर, 12 रिप्रेजेंट्स द क्लॉक, 12 रिप्रेजेंट्स द जोडियक साइंस, पेपर में आए हुए क्वेश्चंस। देन व्हाई देयर इज सडन स्ट्रेंजनेस, बिकॉज व्हेन वी आर यूज्ड टू नॉइजेस, हमें आवाज सुनने की आदत है। तो जब खामोशी होती है, व्हेन देयर इज सोलेज, व्हेन देयर इज कंफर्ट, तो हम उस चीज को एंजॉय नहीं कर पाते। देन इट इज ऑल अबाउट द हार्श रियलिटी कि ह्यूमंस आर इन्वॉल्व इन वॉर। और वॉर भी कौन कौन से, डिफॉरेस्टेशन, वेपन्स, बायोलॉजिकल वेपन्स, केमिकल्स, हर तरीके से, एंगर, जेलस, उसने सारे इमोशंस को भी लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द
significance of earth, how earth is a teacher. The earth has been personified, and earth is teacher because it teaches us to be, to bind us to the earth. अर्थ हमें सिखाता है that the phenomena of life never ends. रात होती है तो दिन भी होगा, धूप होगी तो छांव भी होगा. So we need to understand the significance of life cycle. It teaches us the life cycle, and we need to sustain this earth. So the poem deals with introspection, retrospection. It deals with sustainability. ये इसके मेन themes. A thing of beauty. All the beautiful things. Everything which is there in the nature. हर छोटी चीज को उन्होंने लिया है. From the small tree to the large tree to the rivers to the daffodil to the flowers to the things in the forest. सब चीजें जो है हमें खुशी देती है. यहाँ पर जो खुशी है, it is not about the happiness, it is also about the inspiration. It is not about the happiness, it is also about the inspiration. वो जो इंस्पायर करती है हमेशा आगे जाने के लिए, to move ahead of our life struggle. Everything in the nature is source of inspiration. ये पेपर में, आपके पेपर में क्वेश्चन आया हुआ. A thing of beauty is joy forever means they are all inspirational. They always inspire us. आप छोटी सी चीज को लो या बड़ी सी चीज को लो, दे आर द थिंग्स विच बाइंड अस टू दिस अर्थ. ये वो चीज है जो हमें हमेशा एक होप में बांधे रखते हैं, जो हमेशा हमें एक होप में बांधे रखते हैं. Despite that we are surrounded by so many sorrows, so many problems, struggles, हम किसी ना किसी तरीके से आगे बढ़ते रहते हैं. That is because of the inspiration of nature. दूसरा इस चैप्टर से जो इस पोएम से आया है वो ये है कि हाउ नेचर एंड लिटरेचर, हाउ नेचर एंड लिटरेचर आर सोर्सेज ऑफ इंस्पिरेशन. एक बार आया है पेपर के अंदर. तो नेचर आपका, एवरीथिंग विच इज देयर इन द नेचर, द सन, द मून, कुछ ना कुछ हमें देते हैं. they always give us some inspiration. And literature का मतलब यहाँ पर it is not about your book, it is not about your flamingo or vistas, it is about the people who have laid their life for others. जो अभी आप लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, the magnificent, the मतलब की the doom which are associated with the mighty dead, the grandeur of the mighty dead. यानी कि when we read about them, they also inspire us, they also keep us moving on. उनका हमारे सोल के ऊपर नेवर एंडिंग इंस्पिरेशन रहता है. तो दैट इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन कीट्स. अ रोड साइड स्टैंड, इस चैप्टर को, इस पोएम को लॉस्ट स्प्रिंग से भी कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज बोथ आर फ्रॉम द सेम बुक, फ्लेमिंगो. लॉस्ट स्प्रिंग स्पीक्स अबाउट पुअर पीपल, lack of understanding by the authorities, and roadside stand is the poetic form of the same. Written by Robert Frost. It's about the social inequality. It is about the division of rural and urban people. जब लोग शहर आते हैं, they grow, they develop, they normally forget कि हमें अपने साथ सबको लेकर चलना है. हम आगे जा रहे हैं वो बड़ी बात नहीं है, हम अपने साथ सबको लेकर जाते हैं. बट व्हाट हैपेंस इज, दोज पीपल, यहाँ पर वो जो सिटी ड्यूलर्स दिखाया है, ये यही दिखाना चाहते हैं कि दोज पीपल हु आर रिच, दे नॉर्मली नेग्लेक्ट द पुअर. एंड दिस इज अबाउट द पेन दैट द पोएट फील्स, कि ना ही सिटी ड्यूलर्स, सबको मिलकर चलना चाहिए, ना ही सिटी ड्यूलर्स, ना ही अथॉरिटीज, कोई भी इनको जो है, इनको सभी इनको नेग्लेक्ट करते हैं. एंड sometimes even the authorities promise them which are never fulfilled. And जब ये rural people, they want to come out of their social inequality, they are not given opportunities. So he feels that pain.
ये उसके ऊपर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज आंट जेनिफर, विच इज टोटली अबाउट मेल शॉविनिज्म, पेपर में जो आया है। फ्रीडम ऑफ विमेन, फीमेल ऑप्रेशन, ये सारे थीम्स को लेकर चलता है। दैट ऑफन द विमेन, WOMEN लिखोगे तो विमेन हो जाएगा, यानी कि औरतें। एंड WOMAN लिखोगे तो वुमैन होगा, यानी कि एक औरत। ये याद रखना। तो इट इज अबाउट ऑल दोज women who desire freedom, who want to live their life freely. They want to be fearless. और इन fearless freedom, इनको उसने एसोसिएट किया है विद द सिंबल्स ऑफ टाइगर्स। टाइगर्स जो कि फ्री हैं, टाइगर्स जो कि जंगल के राजा हैं, टाइगर्स जो किसी से नहीं डरते हैं, द मेन बीनीथ, मतलब जो हंटर्स हैं नीचे, उनके अगर हंटर्स में, तो वो किसी से नहीं डरते हैं, वो अपना छलांग लगा के अपना चलते रहते हैं। इवन दो इसमें एक क्वेश्चन आया था कि देर इज एन आयरनी, कि टाइगर्स होते हैं वो वाइल्ड होते हैं, लेकिन यहां पर उनको डेनिजन्स ऑफ द फॉरेस्ट बोला है, उनको यहाँ टोपैज बोला है। यहां पर वाई दे हैव बीन कॉल्ड टोपैज, बिकॉज ये पेपर में आया था, इसलिए इस वाले पर्टिकुलर पोर्शन को थोड़ा ध्यान से सुनना। दे आर वाइल्ड, यस, टाइगर्स वाइल्ड है, दैट इज वाई मेल को उससे रिलेट किया है, कि दे आर मोर ऑप्रेसिव एंड दे आर एलिगेंट बिकॉज दे डू नॉट फियर एनीवन। तो मेल सोसाइटी किसी से डरती नहीं, वेयर एज अ फीमेल हैज टू फियर ईच एंड एवरी मोमेंट। इवन उसकी जो डेथ होती है, दैट डजेंट एंड द रिस्ट्रिक्शंस दैट शी वाज फेसिंग। तो ये इसका, इसके मेन थीम्स है। ऑपरेशन, फ्रीडम, मेल, शॉविनिज्म, मतलब तीनों वर्ड्स को आपने देखना है। ठीक है। सो दीज आर ऑल द थीम्स ऑफ द फर्स्ट बुक, दैट इज फ्लेमिंगो, जिसके अंदर आपके चैप्टर्स एंड पोएम दोनों। अब बिफोर आई एंड अप दिस सेशन, I just want to tell you one thing, कि अगर आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन आता है, सिर्फ आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन, नॉट अबाउट द पेपर, there might be a question which might be a 2 marker, that can be in the RTC and that can be in the question answer, and then there might be a question which might be a 5 marker, यानी कि आप, तो क्लास 12, I have already shared the PDF, जिसके अंदर if you have seen, the की वर्ड्स हैव बीन गिवन। और अभी मैंने जब आपको थीम करवाया तो भी मैंने सारे वर्ड्स आपको बताए हैं। किसी भी चैप्टर में ऐसा कोई चैप्टर, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप लोगों ने नहीं किया होगा। आपने स्कूल में भी किया होगा, मेरे पास भी किया होगा, 200%। The only thing is, don't think the question was tricky, I should not hear the word, or it was lengthy। दोनों नहीं होंगे। बाकी मैं कल डिस्कस करूंगी, बट हाउ टू, लेंथी कैसे आप उसको इंटरप्रेट कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन आपके वर्ड में आता है विच इज अ 2 marker क्वेश्चन, वेयर यू फाइंड दैट दिस क्वेश्चन आई हैव नॉट रेड, मैंने इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ा है, तो उसमें जो आपको वर्ड्स दिखाई देंगे, की वर्ड्स, की वर्ड्स का मतलब होता है वो वर्ड, जैसे कि ऑपरेशन, अभी जैसे हमने पोएम किया, ऑपरेशन, शॉविनिज्म, फ्रीडम, इनको आपने आइडेंटिफाई करना। यू हैव टू आइडेंटिफाई फ्रॉम द क्वेश्चन दीज वर्ड्स। उसमें एलॉबरेट लिखा है या फिर आपका एक्सप्लेन लिखा है या फिर मतलब कि एनालाइज लिखा है, उसको बाद में देखो। पहले देखो व्हाट आर द वर्ड्स गिवन, और फिर आपने आइडेंटिफाई कर दिया, देन अंडरस्टैंड। अब आपके क्वेश्चंस में क्या होता है, व्हाट होता है, व्हेन होता है, व्हाई होता है, या हाउ होता है। तो व्हाट का मतलब है कि भाई कौन सा क्या थीम है। हाउ द थीम ऑफ ऑपरेशन हैज बीन ब्रॉट, तो कैसे,
तो वो औरत क्या क्या परेशानियां झेलती है. Why the theme has been of freedom has been brought up, यानी कि because या why, क्यों, क्योंकि उसके फ्रीडम को छीन लिया गया. तो आइडेंटिफाई दीज वर्ड्स एंड देन इनको समझिए और आंसर लिखिए. इफ यू फील दैट क्वेश्चन इज अ वेरी सिंपल फॉर्म, इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा है, ऑल वी हैव टू फियर इज अ फियर इटसेल्फ, और क्वेश्चन 5 मार्क्स में आ गया है, तो मैं क्या करूं. तो इट्स अ वेरी सिंपल टेक्निक. अगर आपको कोई भी एक क्वेश्चन आता है फ्रॉम एनी चैप्टर, फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट, फ्रॉम पोएट्री, कोई भी क्वेश्चन आता है विच यू फील इट्स अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, तो सबसे पहले उस क्वेश्चन के आगे का थोड़ा सा एलॉबरेट करो कि वो क्वेश्चन कहाँ से रिलेट हो रहा है. लाइक वो वाला क्वेश्चन आता है, द मतलब विस्तास में आता है कि द 100 टाइगर फाइनली टुक इट्स रिवेंज. तो उससे पहले कि क्या हुआ था उसको डालो. देन ये जो वर्ड लिखा हुआ है आपके पास, जो क्वेश्चन आया है, उसको डालो. एंड देन एक्सप्लेन. लाइक ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, द वन फ्रॉम द पोएम जो हमने अभी लास्ट में किया है. दैट इज, हाउ इज द थीम ऑफ मेल शॉविनिज्म ब्रॉट इन द पोएम ऑन जेनिफर टाइगर्स. तो आपको बताना है कि द पोएम ऑन जेनिफर टाइगर्स, पेन्ड बाय या रिटर्न्ड बाय या आर्टिकुलेटेड बाय नेम ऑफ द पोएट, is based on the theme of oppression, chauvinism, and female freedom. It revolves around the aunt, जिसका नाम जेनिफर्स है. It revolves that how, due to the marital constraints, ड्यू टू, क्योंकि उसमें क्या क्वेश्चन है, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड. यही इस पूरे पोएम का एक मेन है, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड. तो जो मतलब कि वुमेन की जो शादी है, दैट हैज स्नैच्ड हर फ्रीडम. मेल शॉविनिज्म का मतलब क्या होता है, उनका बोलबाला, उनका कंट्रोल, एक्सप्लॉइटेशन. तो आपको उसमें यही बताना है कि आफ्टर हर मैरिज टू द अंकल, she has faced lots of hardships, due to which she has become weak, so both physically and mentally. That is why she is trying to express her views through her embroidery. तो इस तरीके से क्वेश्चन को थोड़ा सा एलोबरेट करोगे, आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा. There is no question, no chapter, no concept which you have not done. The only thing is it may come like a question. कभी हो सकता है आपसे बोला जाए एक ब्लॉग लिखो, कभी बोला जाएगा डायरी एंट्री लिखो, कभी बोला जाएगा इनफॉर्मल लेटर लिखो. सो नो नीड टू इनफॉर्मल लेटर का मतलब हमने तो भैया फॉर्मेट नहीं किया था. आपकी बुक, आपके उसमें लिखा हुआ होगा यू मे स्टार्ट इट लाइक दिस. तो जहां से आपको बोला स्टार्ट करना, वहीं से स्टार्ट कर दो. उसमें आपको हमेशा क्लू मिलेगा. लाइक इन द डायरी एंट्री, डियर डायरी, बाद में जो है आंटी ने एक मतलब आंट जो है शी हैज रिटन अ डायरी एंट्री, तो आपको सीधा वहीं से स्टार्ट कर देना. दैट व्हाई शी हैड वोवन द टाइगर्स इंस्टेड ऑफ एनी अदर एनिमल. तो आपको यहाँ पर बताना है कि आई बीइंग oppressed by the male society, I have become physically weak, mentally weak. I want to become like that tigers who are free, who do not fear anyone. ऐसे करके उसके थीम को आपने आई में लिखना है. So this is how you have to attempt the questions which may come from this book, चाहे वो 2 मार्कर हो या 5 मार्कर. इन द आरटीसीज प्लीज डू अंडरस्टैंड कि आरटीसीज आपके होते हैं एक, मतलब कि आपका 4 मार्कर, 6 मार्कर, ऐसे करके अलग अलग. तो आरटीसीज में आप देखिएगा कि क्वेश्चन का मार्क कितना है. 2 मार्क है, 1 मार्क है. तो 1 मार्क है तो थोड़ा आप शॉर्ट रखिए. प्लीज डोंट राइट द एंटायर पैराग्राफ एनीवेयर. So this is how the first book has to be attempted, that is Flamingo, right?